हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल पेपर जो 2025 का निकला है केमिस्ट्री के लिए, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। जैसे शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम इज। मेन क्रिस्टल सिस्टम आपसे पूछा है। देखिए, इसमें कई तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे क्रिस्टल सिस्टम अगर पूछ रहा है तो 14 आंसर होगा। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। अगर ब्रेविस लैटिस पूछेगा तो 14 आंसर होगा, और क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा तो 7 होगा। लेकिन अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा तो उसका आंसर 3 होगा, क्योंकि क्यूबिक में 3 ही होता है। ऐसे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो उस हिसाब से अब यहाँ क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगला सवाल इसी पर है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री इज। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बॉडी बीसीसी के लिए, देखिए बॉडी सेंटर को हम लोग बोलते हैं बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 8 होता है। सिंपल में 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है, एफसीसी में 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 सी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल। आपको क्यूबिक क्रिस्टल पूछा। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल पूछा तो क्यूबिक के लिए 3 होता है, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी। फोर्थ नंबर है कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग आइडेंटिकल एटम्स। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि n नंबर ऑफ एटम अगर है, किसी में n एटम्स अगर है तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो 2n हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल जो होंगे वो क्या हो जाएगा? 2n, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो एफसीसी यहाँ पर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में n क्या होता है? 4 होता है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स एफसीसी में आपको मिलेगा। दैट इज आंसर इज ए। उसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए हम ऑलरेडी पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ आयंस है, K2SO4 में नंबर ऑफ आयंस 3 हो जाएंगे, इसमें 1 रहेगा सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें n=2 रहेगा और इसमें फिर 1 रहेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन होगा। इस तरह के सभी क्वेश्चन को इसी टेक्निक से हम लोग बनाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कौन इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन और चौथा है ऑस्मोटिक। इनमें से डेंसिटी, मास और टेम्परेचर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है C6H12O6 जो 1000 ग्राम में प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट है, इतना दिया हुआ। देन द मोलालिटी, यहाँ पर क्या है? मोलालिटी आपसे पूछा है कि क्या होगा आप सॉल्यूशन। तो देखिए मोलालिटी के लिए क्या होता है? मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। देखिए मोल निकालते हैं। मोल का फार्मूला होता है वेट बाई फार्मूला वेट, वेट बाई फार्मूला वेट। तो वेट कितना है? 18 ग्राम। फार्मूला वेट ग्लूकोज का 180 होता है, ये हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पर 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg। तो पर केजी में जितना मोल्स होता है वही क्या होता है? मोलालिटी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन 7 नंबर का। अगला सवाल है कि 1 फैराडे में कितना होता है? 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 96500। ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ K4। अब यहाँ पर देखिए जब इसको आयंस में आप तोड़ेंगे तो 4 पोटेशियम आयन मिलेंगे और 1 आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। तो टोटल कितना हो गया? 5 आयंस। अब देखिए 5 आयंस आंसर का है बी नंबर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 NCH3COOH एट 25 डिग्री C इन 80 इज होना चाहिए, यहाँ पर इन नहीं होगा, 80 एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स।
तो कहा है क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। एक फार्मूला होता है इसके लिए, अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट, ये क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इन्फिनिटी पर। तो देखिए 40 वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 80 दिया हुआ है, किसका है 0.1 गिवन कंसंट्रेशन पर, तो 80 ऊपर रखेंगे और फिर पढ़िए एंड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना दिया हुआ है 400, तो 400 नीचे रखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 1/5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक मिनट, इसमें तो 1/5 अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 0.2 और आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है और आयरन है, तो इसका कहता है कि इसका ऑर्डर बताइए, पोटेंशियल ऑर्डर इसका क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर ये पूछ रहा है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ये सब याद करने वाला है, ये इस तरह का सवाल जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें आया है तो ये आपको याद होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ था जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिल्वर का सबसे कम होता है, जिंक का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इस तरह से एक ऑर्डर होगा। इसको याद करने के अलावा दूसरा कोई है नहीं उपाय, इसको याद किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, जैसे कि लेक्लैंसी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है, लीड स्टोरेज बैटरी क्या होगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। चलिए आगे आते हैं कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी आर 0.68 -2.50 0.50। तो देखिए इसमें जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा उसका रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम कौन है -2.50, उसके बाद है 0.50 और उसके बाद है ये, तो सबसे कम वैल्यू है ये बी है उसका, ये है सी और ये है ए, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा बी सी और ए होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी आपको दिखेगा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ व्हिच ऑर्डर। तो आपको पता है R = K और जीरो ऑर्डर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए A के पावर 0 1 हो जाएगा, तो R = K, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, पता है सेकेंड इनवर्स होता है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे R = K और A के पावर क्या होगा 1, यहाँ से K = क्या लिख सकते हैं R/A। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल लीटर इनवर्स, तो ये कटेगा और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स बचेगा, यानी कि टाइम का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद है फॉर द रिएक्शन A to B द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है जब रिएक्टेंट होता है उसमें हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है एज द रिएक्शन पासेस। तो अगर हम A के टर्म में लिखेंगे तो -dA/dt लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और अगर हम B को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे +dB/dt, इस तरह से। अब इसमें से देख लेना है दोनों तरीका, दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dA/dt नहीं होगा, -dB/dt भी नहीं होगा, dAB/dt नहीं होगा, ऑप्शन एक बचता है C -dA/dt। सी इज द करेक्ट आंसर। 17 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के टू दी सम पावर P, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पर। ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा।
उसके बाद है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया था क्लास में कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट सवाल है कि which of the following exhibit Tyndall effect। Tyndall effect, this question belongs to surface chemistry और उसमें होता है पढ़ना कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे हम सोल बोलते हैं, सोल पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। प्रेसिपिटेट सॉलिड वेस्ट होता है, और वेपर तो एक अलग चीज हो गया, वेपर दूसरा चीज होगा। सोल, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। सोल एक टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जैसे इमल्सन्स होते हैं, सोल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, उसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सोल में ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा जाएगा, टिंडॉल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मिल्क क्या है, दूध क्या है, मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन है, सस्पेंशन है, सोल है, नन ऑफ दीज। सस्पेंशन तो नहीं होगा। सस्पेंशन क्यों नहीं होगा, सस्पेंशन इसलिए नहीं होगा कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मिल्क को आप छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स उसके अंदर है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, सभी जगह उसका कंसिस्टेंसी एक जैसा होता है हमेशा, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अच्छा, सोल नहीं बोल सकते, सोल एक टाइप होता है जो वो मिल्क नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इमल्सन। इमल्सन क्या क्यों बोल रहे हैं इसको, कि देखिएगा मिल्क जो होता है ना, वह फैट जो है, ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें, फैट जो होता है वो डिस्पर्स्ड होते हैं ऑयल में, जिसके कारण वो इमल्सन्स फॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 20 का। फिर आते हैं 21, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी लिबरेट करता है, जैसे कि फिजी जॉर्प्सन होता है, केमी जॉर्प्सन होता है। तो फिजी जॉर्प्सन और केमी जॉर्प्सन में जो हीट का जो लिबरेशन है, तो केमी जॉर्प्सन में केमिकल रिएक्शन होगा, और फिजी जॉर्प्सन में केमिकल अट्रैक्शन वहाँ पर होता है, फिजिकल अट्रैक्शन सॉरी होता है। तो फिजिकल का वैल्यू सबसे कम होता है, मतलब उसमें अप्रॉक्स 20 to 40 किलो जूल एनर्जी वहाँ पर लिबरेट होता है। तो फिजी जॉर्प्सन के लिए क्या रहेगा, ये रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, क्या है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज गुड। क्या होगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, देखिए P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड क्या होता है, ये एक ब्लीचिंग एक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें P2O5 का, तो यहाँ पर -10 तो इधर +10, बट एक फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा, +5। ये एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी चीज एग्जिस्ट करेगा वो क्या होता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उसके अंदर एक ब्लीचिंग एक्शन शुरू हो जाता है, ब्लीचिंग एक्शन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेटलर्जी से बिलोंग करता है। लाइमस्टोन इज यूज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। लाइमस्टोन मीन्स व्हाट, लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक ब्लास्ट फर्नेस का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या कोक डालते हैं, ठीक है, कार्बन जो होता है कोक डालते हैं, उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक फ्लक्स का काम करता है। हाँ देखिए, तो सल्फाइड ओर्स में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सल्फाइड्स ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाई, तो सल्फाइड ओर्स जितने भी होंगे, ठीक है, जैसे पीबीएस अभी देख रहे थे गैलीना में, तो पीबीएस जो होते हैं वो सल्फाइड और है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसके लिए आंसर होगा ए। कोई भी सल्फाइड और देखिए और उसका अगर एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन से प्यूरिफाई करना है। अगला सवाल है कि क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। ये पी ब्लॉक एलिमेंट के नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन बिलोंग करता है कि आप क्या करते हैं, अमोनिया का रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, ठीक है। अब Cl2 एक बार ये एक्सेस होता है और एक बार क्लोरीन एक्सेस होता है, ठीक है। जब अमोनिया एक्सेस होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस N2, और जब क्लोरीन एक्सेस होता है तो NCl3 बनता है। तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, यानी कि एक्सेस अमोनिया के केस में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन।
तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, दिस इज अमोनिया क्लोराइड और ये क्या है N2, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी दिखेगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई। अब जिसमें डी होगा उसी में ना डी पाई बॉन्डिंग बनेगा। नाइट्रोजन में देखिए इसमें 2s और 2p होता है, बोरोन में भी क्या होता है 2s एंड 2p होता है। उसके बाद कार्बन में क्या होता है, इसमें भी 2s 2p होता है। लेकिन सल्फर में देखिएगा कि यहाँ पर 2s 2p 3s 3p और 3d भी बन जाता है। तो जिस किसी में भी डी ऑर्बिटल आएगा उसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनेगा। मतलब कि डी ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें सल्फर होने की वजह से सल्फर जहां कहीं भी आएगा तो वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। ये SO2 होता तब भी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होता, SO3 है तब भी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 29 में है कि कौन सा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। 16 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 16 ग्रुप तो देखिए 15 ग्रुप में होता है नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब होता है, 16 में होता है ऑक्सीजन सल्फर ये सब होता है। ग्रुप 16 को चैल्कोजीन कहा जाता है, चैल्कोजीन इस तरह से इसको कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, बी। जिस तरह से पी ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजीन कहा गया था उसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, चैल्कोजीन बोलते हैं। और ये ऑप्शन आपको बी में दिखेगा। अगला है कि द एलिमेंट्स शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं 3D सीरीज को, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, डी ब्लॉक का। अब इसमें पूछता है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा, तो बिल्कुल जो सबसे बीच में होता होगा, इधर से और इधर से जो बीच में आएगा, यानी कि मैग्नीज, मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बाकी सबका इससे नीचे ही रहेगा, यानी कि मैग्नीज जो है ये +7 तक जाता है, इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +7 तक जाता है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, मैग्नीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। 4f, अब देखिए होता क्या है, ये लैंथेनाइट सीरीज अगर आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि लैंथेनाइट जो है ये ग्रेजुअली फिल्ड होता है। ये ग्रेजुअली, एकदम से अचानक ये भरता नहीं है। आप जानते हैं लैंथेनम के बाद से डी ब्लॉक नहीं भरता है, लैंथेनम के बाद से f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है। तो ये लैंथेनाइट है जहां से ग्रेजुअली 4f ऑर्बिटल भरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक सवाल है। इसमें देखिए लिगेंड से आपको पता चलेगा। पूछा कि कोऑर्डिनेशन के लिए हमेशा क्या देखना होता है, लिगेंड। और आपका लिगेंड जो है ये कौन है, इसमें C2O4 2-, यानी कि इसका डेंटिसिटी है 2। डेंटिसिटी क्या है, 2 है, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है ये। और यहाँ पर होल 3 है, तो एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 C2O4 कितना, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, दैट इज ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक का बहुत एक आसान सा सवाल है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करता है, पेयरिंग शुरू कर देता है और वो हमेशा क्या बनाता है, डाईमैग्नेटिक। और अगर वीक लिगेंड है तो हमेशा वो बाहर का ऑर्बिटल यूज करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। अब ध्यान दीजिए इसमें लिगेंड में कहाँ वीक लिगेंड आपको दिख रहा है, जो वीक लिगेंड होगा वही पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ पर देखिए हैलोजन, तो हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में अगर कोई भी होगा तो ये वीक लिगेंड होता है। और ये वीक लिगेंड है इसलिए क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसलिए टेक्निकली हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं, नहीं तो फिर VBT पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कि वीक लिगेंड है पैरामैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है डाईमैग्नेटिक होगा। चलिए अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको नाइट्रोजन फैमिली में भी ये बात बताया गया था, कहा गया था कि अगर कोई एलिमेंट है और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर लोएस्ट है
तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग, और अगर बीच में है तो ये दोनों होगा, ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा। जैसे यहाँ पर सल्फर पर होता है -2 0 सॉरी +2, यहाँ पर देखिए -4 तो ये हो जाएगा +4, यहाँ पर सल्फर पर +6, यहाँ सल्फर पर +6। तो सल्फर पर जब +4 होगा तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। इसलिए सी ऑप्शन जो SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कलर, ये एक कंपाउंड है, तो आपको पी ब्लॉक में एक नाइट्रोजन फैमिली में एक कंपाउंड पढ़ना था नाइट्रिक एसिड के बारे में, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसके बारे में हमने बता रखा है कि प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको येलो कलर दिख जाए नाइट्रिक एसिड में तो समझ लीजिएगा कि ये कलर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण आता है। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये N2O एक ऐसा कंपाउंड होता है जो येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, बाद बाकी सब क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये याद रखना है, सॉरी ये नहीं होगा, NO2 बी ऑप्शन होगा, NO2 यहाँ पर है। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, येलोइश कलर का होता है। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। कलरलेस मतलब जो कलर नहीं दिखाता है। अगर आपको पूछता है आयन दे करके कि कौन कलर है कौन कलर नहीं है, तो कलर के लिए क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर में जाएगा, फिर वापस आएगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो, और हम बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल के लिए, जिसके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो जिसके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा। लेकिन जिसके d ऑर्बिटल में पूरा पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कोई कलर शो नहीं होगा। अगर हम Cu+ को देखें तो ये होता है 4s0 3d10, ऐसा होता है। Ni2+ को देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और इसका 27 और इसका कोबाल्ट सॉरी आयरन का होता है 26, आयरन कोबाल्ट निकेल 28 होगा। तो अब देख लीजिए 4s 2 और 3d 8 होता है, लेकिन यहाँ 2+ है, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, तो इसमें 0 3d8। यहाँ आ जाइए 27 में, तो यहाँ होता है 27 के लिए 4s2 3d7, फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 4s0 हो जाएगा। चलिए इसमें आ जाइए 4s2 3d6। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 हटाएंगे और इसमें से 1 हटा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो ये 5 हो जाएगा, 3d5। अब आप देखिए सब में कि यहाँ पर जो 3d10 है वो पूरा भरा हुआ है। क्या बोला है कि कलरलेस होगा, जो कलर शो नहीं करेगा। जिसका d ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा वो कलर शो नहीं करेगा। तो सबका d ऑर्बिटल में पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन कॉपर प्लस में देखिए इसका d ऑर्बिटल पूरा भर गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ही नहीं करेगा, इसलिए ये कोई कलर शो नहीं करेगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। सो सही आंसर इसका होगा Cu+। 37 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, ये डी ब्लॉक से ये सवाल है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जो बीच में होता है डी ब्लॉक में, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो जिंक जो है सबसे लास्ट में आता है, जिंक आता है सबसे लास्ट में, और ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में। तो जिंक तो बीच में है नहीं, तो जिंक जो होगा वो ट्रांजिशन नहीं होगा। बाकी सब ट्रांजिशन होगा लेकिन लास्ट वाला नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर Cd होगा इसके नीचे क्या होता है, मरकरी। तो मरकरी क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो इसमें जिंक, Cd और Hg ये सब नहीं है, लेकिन बाकी सब में देख लीजिए यहाँ मरकरी दिखेगा आपको, तो डी ऑप्शन रहेगा, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अगला है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ग्रुप 18 क्या होता है, नोबेल होते हैं, नोबेल इनर्ट गैस इसको बोलते हैं। इसके ऑर्बिटल्स पूरा पूरा भरे हुए होते हैं,
NH2NP6। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं, एक ये हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? NH2NP6। ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 18 का। Which of the following gases has lowest boiling points? पहले तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि नोबेल गैस का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोबेल गैसेस हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे कम होता है। अब इसमें तो कई सारे नोबेल गैस है, तो 2 नोबेल गैस फिर यहाँ पर आ गया आपको, आर्गन भी है और हीलियम भी है। तो इसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जैसे हीलियम का क्या होता है? 4 होता है, आर्गन का क्या होता है? 36। तो यहाँ पर ये हीलियम का एटॉमिक मास कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे लोएस्ट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द मेटल्स ऑफ प्यूरिफाइड बाय हुब्स प्रोसेस। देखिए हुब्स प्रोसेस, ये मेटलर्जी से फिर से क्वेश्चन है। हुब्स प्रोसेस जो होता है ये प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है। पॉलिंग हो गया, हुब्स प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ये सब प्यूरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं। और हुब्स प्रोसेस का इस्तेमाल एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम कहाँ दिखेगा? बी नंबर में, इसका आंसर बी होगा, इसको याद रखा जाता है। अगला सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सिंपल सा सवाल पूछा गया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, आंसर ए होगा। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? XeO4, XeF2, NeF2। अब ये देख लीजिए, नियॉन है, नियॉन तो क्या होता है? इनर्ट होता है, ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनाता है। तो फिर ये फ्लोरीन के साथ कैसे कंपाउंड बना सकता है? इसलिए ये कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इसलिए बी नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं 43 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? बोले थे फोन याद रखने के लिए, FON। जहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन है बनेगा, इसमें फ्लोरीन है बनेगा, यहाँ पर A में नाइट्रोजन है बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए Cl आ गया, तो ये वाला जो है C ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। अगला सवाल है द नंबर ऑफ इक्वेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर एक गलत क्या हुआ है, आप हिंदी पे पढ़ेंगे तो बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स के जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी है। आयनों की संख्या है पूछा, और जबकि इंग्लिश वाले में लिखा है इक्वेशन, तो ये गलत है। यहाँ पर आयंस होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस होगा इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये एक मिस्टेक है यहाँ पर। तो देखिए कि क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये तो आयोनाइज नहीं होता है, ये हो गया 1 और 2 क्लोरीन आयन यहाँ से निकलेंगे 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 आयन टोटल यहाँ से बनते हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन या गिव्स होगा यहाँ पर ना, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है। देखिए जहां भी C डबल बॉन्ड OCH3 दिख जाए, एक CH3 तो आपको होना ही चाहिए, या फिर CH3 हो और वहां पर CH2OH हो, CH2OH से CH3 लगे या C डबल बॉन्ड O से CH3 लगे, ऐसे कंपाउंड हैलो फॉर्म दिखाते हैं। हैलो फॉर्म में आयोडोफॉर्म दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए C2H5OH को लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब ये देख लीजिए यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आपको दिख गया जो कि आयोडोफॉर्म बनाता है, तो इसलिए ए नंबर होगा। बाकी किसी में भी मिथाइल ग्रुप आपको नहीं दिखेगा जो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये मिथाइल डायरेक्ट OH से जुड़ा है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। 46 में है कि द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस KOH। अब अल्काइल हैलाइड होता है RX, और कहा है कि इसको हम अल्काइल हैलाइड को बदलते हैं अल्कोहल में, RX को बदलते हैं ROH में। अब कैसे बदलते हैं? बोला कि KOH से बदलते हैं, यानी कि आप इसमें रखेंगे KOH। तो पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन होता होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से OH- आएगा, हैलोजन हटेगा, इस पर अटैक करेगा,
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि फाइनली टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि X हटेगा OH यहाँ पर आएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आंसर इज बी। द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आपको यहाँ पर देखिए ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम दे करके और आपको इसका IUPAC नेम पूछा है, सेकेंडरी, ये बोला है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी यानी कि होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 पर क्लोरीन है, क्या होगा 2 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे इसको, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। कहाँ है आंसर 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिखेगा आपको। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड, विनाइल, विनाइल किसको बोलते हैं, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यही होता है विनाइल, इससे अगर हैलाइड जुड़ जाएगा तो विनाइल हैलाइड हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब इसमें खोजना है कि कहाँ पर C डबल बॉन्ड C से हैलोजन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड C, हैलोजन इसके बगल के कार्बन पर है तो ये नहीं होगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड C, ये ब्रोमीन कहाँ है, इस कार्बन से है और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से है तो ये विनाइल हो नहीं सकता, क्योंकि विनाइल डबल बॉन्ड के केस में आता है, आंसर बी रहेगा। 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोशी के लिए, एनेस्थेटिक सर्जरी के लिए पहले किया जाता था। तो आंसर याद रखना, ये केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, पूछा है, ये एक आइसोमर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से लेकर के है कि ये है इथाइल अल्कोहल और ये है डाइमिथाइल ईथर, ये पूछा है कि ये कौन सा आइसोमर है ये दोनों, तो देखिए इसमें अल्कोहल है और इसमें ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे कि ये है, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, बी नंबर होगा इसका। 51 में है कि प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ये बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक बात पूछता है एग्जाम में हमेशा। प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, सी ऑप्शन। 52 में है कि IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल ईथर, फिर से कॉमन नेम है दिया हुआ, डाई इथाइल यानी कि 2 इथाइल, C2H5 और C2H5, डाई इथाइल, और ईथर का मतलब ये O बीच में दे देंगे ऐसे। इसका IUPAC नेम क्या होगा, O लगा करके इथॉक्सी बोलेंगे और इसको बोल देंगे इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथेन। अब ढूंढिए इसमें इथॉक्सी इथेन कहाँ पर मिलेगा, बी नंबर में, बी आंसर होगा। 53 में है IUPAC नेम एसीटोन का, तो खूब कॉमन नेम से IUPAC नेम पूछा जा रहा है और मेन एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता है, खैर ये मॉडल पेपर है। तो एसीटोन का फार्मूला क्या है, CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। अब बोला कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो कार्बन गिनिए 1 2 3, 3 के लिए होता है प्रोप और प्रोपेन बोलेंगे, और यहाँ कीटोन के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं, ONE, तो प्रोपेन में ONE लगेगा तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन यहाँ सी ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग फॉर्मल्डिहाइड विथ Na। चलिए अगर आपको याद होगा कैनिजारो रिएक्शन एक हुआ करता था, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, ठीक है, और आप इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसे हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। इसमें सेम मॉलिक्यूल एक बार ऑक्सीडाइज होता है और एक बार रिड्यूस होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो HCOO Na बनाएगा और जब ये रिड्यूस होगा तो CH3OH बनाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये हो गया क्या, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम होगा, सोडियम फॉर्मेट, और ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और बताते चले ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारोस रिएक्शन।
चलिए अब इसको ढूंढते हैं। ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, कॉमन नेम है इसका। अगला सवाल है, इस रिएक्शन को देखिए और बताएं ये क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर इसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CH3CO और CH3 और HCN में से CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, माइनस इस पर अटैक करता है, यानी कि CN तो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कब बोलते, सब्स्टिट्यूशन बोलते कि वहां से कोई ग्रुप हट रहा हो, लिविंग ग्रुप होता वहां पर, तब सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। C डबल बॉन्ड बताए थे, C डबल बॉन्ड C में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और C डबल बॉन्ड O में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, C न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 56 में है कि ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बड़ा दुनिया का सबसे आसान सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CN। देखिए CH3CN का हाइड्रोलिसिस करना है, ध्यान दीजिएगा, CH3CN का हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि H+H2O। तो आपको हम बता रखे हैं कि साइनाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, CH3 साइनाइड बदल जाएगा COOH में अगर रिएजेंट यूज करेंगे H+H2O तो ये इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, वैसे इथेनोइक एसिड। चलिए खोजते हैं, मिलेगा आपको ये C में। Which of the following can be represented by the molecular formula this। अब देखिए उस फॉर्मूला से आप प्राइमरी एमीन बना पाइएगा कि सेकेंडरी एमीन बना पाइएगा कि टर्शियरी या फिर सब बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे अगर, तो अगर आप नाइट्रोजन से 3 CH3 ऐसे लगाते हैं तो भी बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, आप गिन सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो प्राइमरी एमीन भी बना सकते हैं, ये देखिए C3H9 हो गया और एक N हो गया। आप चाहे तो सेकेंडरी एमीन भी बना सकते हैं, बीच में लगा दीजिए NH, यानी कि आप टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी तीनों तरह के एमीन आप इससे बना सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is formed when aniline react with fuming as sulfuric acid। एनिलीन का फार्मूला पता है, एनिलीन का फार्मूला होता है NH2 और इसका रिएक्शन आपको बोला कि H2SO4 से। ये क्वेश्चन एमीन चैप्टर से है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर NH2 तो रहता ही है, यहाँ पर SO3H सल्फोनिक एसिड ऐसा ऐड हो जाता है। और इसी में हम पढ़ाए थे ज्यूइटर आयन। ज्यूइटर आयन क्या होता है कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये NH4 प्लस और ये SO3 माइनस बना लेते हैं, इसे ज्यूइटर आयन हम जिसको हम कहते हैं। और इसका नाम जो होता है सल्फानिलिक एसिड होता है, सल्फानिलिक एसिड, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, B। The reaction in which primary amine react with chloroform and ethanolic KOH is called primary amine RNH2 का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो ये RNC बनाता है, अल्काइल आइसोसाइनेट, जिसका बहुत ही बुरा स्मेल होता है, वेरी बैड ऑर्डर होता है। और इस रिएक्शन का नाम कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है। एमीन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, A नंबर इसका होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन या स्टेरिफिकेशन या फिर हाइड्रेशन या फिर इन्वर्जन। आपको बताए थे C12H22O11 जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज बनाता है C6H12O6 ऐसा, और ये बनता है प्लस में और ये बनता है माइनस में। तो सुक्रोज जो होता है पॉजिटिव होता है,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो बनता है, लेकिन इसका जब रिजल्टेंट लेते हैं तो क्या आ जाता है, लीवो रोटेटरी। अब ये पॉजिटिव वाला निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा होने को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, डी, इन्वर्जन। उसके बाद है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। एमिनो माने NH2, एसिड मतलब COOH। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एमीन भी हो और एसिड भी, उसको एमिनो एसिड बोलते हैं। तो देखिए ए में है COOH और सी में है CH3 और बी में है NH2, तो NH2 और COOH वाला ऑप्शन होगा। तो डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 62 का। 63 में है नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है किसके वजह से होता है, तो विटामिन ए की वजह से होता है। और हमने कहा था कि NCERT में एक टेबल लिखा हुआ है, उसमें विटामिन और उसके डिफिशियंसी डिजीज लिखा हुआ है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, विटामिन A B C D कुछ भी पूछ सकता है, उसको आप पूरा याद ही कर लीजिएगा। 64 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या नहीं बनता है, एंजाइम तो बनता है, प्रोटीन भी बनता है, हार्मोन्स भी बनते हैं, विटामिन हमारे शरीर में कभी भी नहीं बनता है, इसे हमको फूड के द्वारा एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाता है। सो आंसर इज बी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन बड़ा सा मॉलिक्यूल नहीं है, देखिए स्टार्च, स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इंसुलिन, इंसुलिन भी क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, अमीनो एसिड से, और उसी का पॉलीमर होता है। ये एक मैक्रो बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल, जाइंट स्ट्रक्चर होता है ये। पामिटेट, देखिए पामिटेट क्या होता है, पामिटेट जैसे सोडियम पामिटेट, ये जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट में सोडियम पामिटेट इस्तेमाल होता है। सोडियम पामिटेट का फार्मूला यही कोई लगभग C16H32COOH ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये फैटी एसिड होता है। ये फैटी एसिड का ये क्या है, एक पॉलीमर है। तो पामिटेट जो होगा वो क्या नहीं होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। बाकी जो डीएनए, स्टार्च, इंसुलिन सब क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि पामिटेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ये फैटी एसिड होते हैं। तो ये 65 हो गया। 66 द फर्स्ट इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज रबर। सबसे पहले, ये सब के सब रबर का ही फार्मूला है, लेकिन बोला कि सबसे पहले कौन सा रबर बना, तो याद रखिएगा ब्यूना एस, ये वाई नहीं होगा यहाँ पर, वाई ये गलत लिखा है, ब्यूना एस, या तो ब्यूना एन होता है या फिर ब्यूना एस होता है, ठीक है। तो ब्यूना एस रबर जो होता है ये इंडस्ट्रियली सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ था, बनाया गया था। ऑर्लॉन, ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। टेट्राफ्लोरेट इथेन है, एक्राइलोनाइट्राइल है, इथेनोइक एसिड है, बेंजीन। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल का फार्मूला देखिए क्या होता है। एक्राइलोनाइट्राइल होता है, इसको आप ट्रिक के फॉर्म में याद रखिएगा, एक साइनाइड को एक अल्कीन से जोड़ दीजिएगा, यही फार्मूला हो जाता है एक्राइलोनाइट्राइल का। एक्राइलो नाइट्राइल ये फार्मूला है। और ऑर्लॉन, ऑर्लॉन क्या होता है, CH3, इधर बॉन्ड रहता है CH2 CH और CN। ये देखिए ये ऑर्लॉन का फार्मूला हो गया। ये कहाँ पढ़ना है, ये हम लोग को पॉलीमर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। पॉलीमर में ये सब मोनोमर, पॉलीमर, ये सब चीज पढ़ना होता है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल, बी आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला है प्यूरिन बेस व्हिच इज प्रेजेंट इन RNA। तो आप देख सकते हैं गुआनाइन, जैसे दो तरह के बेस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन बेस और एक होते हैं पिरिमिडीन बेस। तो ये जो गुआनाइन होता है ना, गुआनाइन, ये जो होता है प्यूरिन बेस होते हैं, और बाद बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिरिमिडीन बेस। तो गुआनाइन क्या हो जाएगा, प्यूरिन बेस हो जाएगा RNA के लिए। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमने बता रखा है आपको कि देखिए कभी भी जो होगा ना, बेस बीच में होगा, बेस से शुगर कनेक्ट होगा और बेस से
फॉस्फेट कनेक्ट होता है, ठीक है, फॉस्फेट। तो ये पैटर्न आपको जहां भी मिल जाए कि एक बेस हो, बेस से शुगर मिले, बेस से फॉस्फेट मिले, ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढिए। बेस से फॉस्फेट है, फॉस्फेट से शुगर है, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर बेस से शुगर है, शुगर से क्या है, फॉस्फेट है, नहीं बेस से शुगर है, फिर बेस से क्या है, फॉस्फेट है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मैच कर रहा है। यहाँ भी होगा, देखिए बेस से शुगर और बेस से फॉस्फेट। अब इसमें क्या है ना कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, शुगर सॉरी हमने गलत लिखा है, शुगर को बीच में रखा जाता है, शुगर से बेस कनेक्ट करना है और शुगर से क्या करना है, फॉस्फेट। हाँ ये पैटर्न आप देखिए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रेन है कि शुगर मॉलिक्यूल से बेस को कनेक्ट करना है और किसको कनेक्ट करना है, फॉस्फेट को कनेक्ट करना है। तो वो चीज खोजते हैं, शुगर से हमको बेस चाहिए और फॉस्फेट चाहिए, तो शुगर से बेस चाहिए और बेस से फॉस्फेट है, तो ये तो नहीं होगा। शुगर से हमको क्या चाहिए, बेस, और शुगर से ही हमको फॉस्फेट चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मिलेगा, ये बीच में शुगर है, बेस होना चाहिए और फॉस्फेट, तो शुगर बीच में रहना चाहिए, शुगर से कनेक्ट होगा बेस और शुगर से कनेक्ट होगा फॉस्फेट, यानी कि बेस शुगर फॉस्फेट, या इसको आप लिख सकते थे फॉस्फेट शुगर बेस, आप ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो शुगर से फॉस्फेट, शुगर से बेस कनेक्ट हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका डी रहेगा। 17 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट कैपिलरी। प्लांट कैपिलरी क्या, जो प्लांट में मतलब वो जो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है कैपिलरी ट्यूब, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सा होगा, स्टार्च, सेलुलोज, विटामिन, सुक्रोज। सेलुलोज होता है, सेल वाल के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो ये था MCQ क्वेश्चन, और आप देख ही लिए कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सब आएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन सब रहेंगे, ठीक है। तो हम बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।